क्या हाल चाल है? बाकी लोग नजर नहीं आ रहे हैं अभी। विनय गुड इवनिंग। अंकित, यश, श्रियम, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। प्रखर, अमित, यश, मोहित, अभिषेक, सभी को गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ भाई, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करिए, भगवान का नाम लेके बैटिंग करना सीखिए। धीरे धीरे शॉट मारना भी सीख जाएंगे। वंश, सृष्टि, ठीक है। तुम लोग तैयारी कर रहे हो कि नहीं? इस बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाओ। जेई मेंस का तुम लोग का जो टेस्ट होने वाला है, पता है ना? कैपेसिटर बढ़िया करो, उसमें फिजिक्स में कोशिश करो 75 से 80 से ऊपर लेके आए। ठीक है, इसी संडे को होने वाला है, सब रिवाइज कर लेना ढंग से। जो आप पढ़ाई करते हो उससे बहुत कम ही लेवल की चीज़ें रहती हैं जेई मेंस में। लो अभिषेक बाबू, टारगेट भी रखा, मतलब सपना देखने में भी कोताही कर रहे हो। टारगेट रख रहे हो 175 प्लस का। अरे मेरे भाई, क्या आएगा 175 प्लस में 300 में? कुछ नहीं आने वाला है। अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो 125 से, मतलब मिनिमम मिनिमम दे 225 230 रखो मिनिमम। अच्छा गुड, हाँ हाँ, ये है लड़का, देखो। ठीक है, फैंटेसी फैंटेसी जगाने में क्या जाता है? 300 में 300, बहुत बढ़िया। मतलब सोचना ही चाहिए। जब हम सोचेंगे 300 में 300 तो नहीं ला पाएंगे, तो सोचेंगे तो कम से कम 200 प्लस तो आएगा मेरे भाई। टारगेट होना चाहिए ये, एटलीस्ट। बहुत, मतलब वर्स्ट सिनेरियो है ये। इतना लाओगे तो मतलब कहीं ना कहीं मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, बाकी कॉलेज मिलने का तो देखो, हो सकता है कि 180 170 में भी कॉलेज मिल जाए, बट वो कॉलेज मिलना ना मिलना वाली बात हो जाएगी फिर। ये वर्स्ट है। बाकी आप 250 से ऊपर लाओगे तो हमें क्या बुरा लगेगा? या तुम्हें कोई बुरा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। ठीक है, चलिए। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या बोल रहे हो? मीन फ्री पाथ हम लोगों ने लास्ट टर्न पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा था, और लास्ट टर्न पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ देखा था। और यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। दो रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है लाकर छोड़ दिया गया था। पहला रिजल्ट था आई इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, एक रिजल्ट आपके पास ये था, आई इज इक्वल टू NEAVD, है ना? इस रिजल्ट के बाद आई इज इक्वल टू NEAVD, एक रिजल्ट आपके पास ये था। और दूसरा रिजल्ट आप यहीं से डराइव कर सकते थे, करेंट डेंसिटी J का, वो भी कर दिया गया था I/A। और वो कितना है? NEVD। NEVD, ये अपना दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको डराइव किया गया था, और टर्मोलॉजी डराइव की गई थी, यही था। ठीक है, ये दो रिजल्ट हम लोगों ने डराइव कर लिया था। ठीक है, अब देखिए,
भाई देखिए ऋषि बाबू, आप अरिहंत लगा रहे हैं, कोई जो है कुछ और लगा रहा है, कोई कुछ और लगा रहा है, तो आप उसके डाउट्स कहाँ पॉसिबल है मेरे भाई? उसके डाउट्स के सॉल्यूशन दिए होंगे बुक में, वो आप देख लीजिए, ठीक है। आप इतने डिमांडिंग हो रखे हैं कि आप यहाँ पे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो करीब 20 बुक लगा रहे हैं, तो 20 बुक के डाउट्स यहाँ थोड़े हो पाएंगे भाई। यहाँ तो कॉमन एक डाउट सेशन हो सकता है, इसके लिए आपको डीपीपी दिया जा रहा है, सीट दिया जा रहा है, उसके ही हो पाएंगे, ठीक है। बाकी आप अपने से कर सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको चैनल बना दूं और कुछ कर दूं। इतना पढ़ाने के बाद पहली बात तो डाउट का स्कोप बचेगा नहीं आपको। जो थोड़े बहुत डाउट आएंगे वो आप देख कर भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो है ये है अपना 2 इक्वेशन मेन जो हम लोगों ने डिराइव किया। अब आगे बढ़ते हैं, और ये कैसे डिराइव जो हुआ था इसी में याद करिए, वो कंडक्टर जो कि किसी बैटरी से कनेक्टेड था, किसी बैटरी से कनेक्टेड था, किसी बैटरी से कनेक्टेड था। यही था। तो अपना पोटेंशियल था इस पे V, और आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ कहानी आप पढ़ चुके हो और हमारे पास 2 रिजल्ट आ चुका है। अब यहीं से कहानी शुरू करते हैं आगे की। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, है ना। मैंने इधर ले लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ड्रिफ्टिंग इधर हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग आपकी इधर होगी। ये सब तो कर चुके हैं, बस मैं आपको यहां से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ये सब कर चुके हैं हम लोग। तो करंट अपना इधर फ्लो होगा, उल्टा, सॉरी, ड्रिफ्टिंग इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ठीक है, तो यहां से ड्रिफ्टिंग होगी, तो अब अपने पास क्या होगा, करंट आपका इस तरफ होगा, है ना। यहां तक हम कर चुके हैं, यहां तक हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं चाहूं कि पोटेंशियल को रिलेट करूं इससे, देखिएगा इस वाले एक्सप्रेशन से, इस वाले एक्सप्रेशन से, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, बताइएगा आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आप क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू NEAVD, है ना, I इक्वल टू NEAVD। एक इक्वेशन और भी था, याद करिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद आ रहा है सभी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला एक याद है सभी को, VD, वो मैं भूल गया, VD याद है सभी को, क्या लिखा आया था, E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये याद आ रहा है सभी बच्चों को। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। ये सब जेई मेंस या बोर्ड के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें फिर आपको, क्योंकि जो जेई मेंस का लेवल हो रखा है वो बोर्ड से कोई अलग नहीं है, बोर्ड ही है अब एक तरीके से जो दिख रहा है। तो ये भी मैं बोलूंगा कि आप एज ए रिजल्ट याद रखिएगा, इसको भी एज ए रिजल्ट याद रखिएगा। माइनस साइन तो मत रखिए, मैग्नीट्यूड है, माइनस साइन तो ये बता रहा है कि अगर जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ना, जब आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तब आप वीडी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपोजिट होंगे, तब आप माइनस लगाइएगा। यहां तो केवल मैग्नीट्यूड लगाया गया है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस लिखे थे। अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मुझे बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ है, उसको यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट है अपना और ये थर्ड है, ठीक है। एक सेकेंड, तो अब यहां पे VD अपने पास आ जाएगा E इंटू ई एम अपॉन टाउ। तो अब यहां देखो, इसी VD को आप क्या लिख सकते हो, यहां पे पुट कर सकते हो ना, यहां पे पुट कर सकते हो। आप बोलो सर आप करना क्या चाह रहे हो, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना चाह रहे हैं, जो आपको पता है
कि अगर इसका लेंथ एल है और ये कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स है, ई आपने पास यूनिफॉर्म होगा, मतलब ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये लेंथ अगर एल है, पूरी कंडक्टर की लेंथ अगर एल है, तो आप जानते हो कि इसको लिख सकते हो डायरेक्ट v इक्वल टू ई इंटू एल, डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं, पोटेंशियल v इक्वल टू ई इंटू एल, डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ये करते हैं आप। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां नॉन यूनिफॉर्म होती है वहां करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस पोटेंशियल क्योंकि v अपना कांस्टेंट है तो e इंटू एल आएगा। तो हमने v को e इंटू एल लिखने का है। तो आपके पास मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं ओम्स लॉ की तरफ, ठीक है। तो मैं ओम्स लॉ की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, I फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड बताओ क्या लिखोगे। यहां पे VD की वैल्यू पुट कर दो, तो VD की वैल्यू अगर पुट करोगे तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, N E A, है ना। VD को लिख रहे हो आप लोग E टाउ अपॉन M इंटू E, देखो ध्यान से। तो I क्या आ जाएगा, N E स्क्वायर टाउ अपॉन M A इंटू ई, दिख गया सभी बच्चों को, ठीक है। यहां से दिख गया कि हमने क्या किया, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ए ई, ये आ गया। अब ई को मैं क्या लिख रहा हूं, ये अपना फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को चलो इसको फोर्थ ले लो और इसे मैं कुछ फिफ्थ बोल रहा हूं, ठीक है। तो फ्रॉम 4 and 5, 4 and 5 क्या लिख सकते हो बताओ, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ, है ना, अपॉन M, ये कांस्टेंट ही है। A अब यहां पे देखो E को मैं लिख रहा हूं V बाई एल, तो A बाई एल इंटू V, इसको लिख सकता हूं ना। यहां से मैंने क्या किया समझ गए सभी लोग, E की वैल्यू निकाल दी V बाई एल और इसको लाके यहां पुट कर दिया। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। अब यहां तक अगर क्लियर है तो आप देखो यहां से आपको क्या मिलता है, V इक्वल टू, V को इधर ले आओ, V इक्वल टू ML M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ L बाई A इंटू आई, ऐसा कुछ मिलता है। देखिए एम एन ई स्क्वायर टाउ, एम एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ए ई, आई इक्वल टू, यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर ही होगा। अब यहां से कहानी यही तुम्हारा अब ओम्स लॉ बनने जा रहा है। इस वाले कांस्टेंट को, ये आप देखो किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये चीज आपको कांस्टेंट है, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m इज योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज, याद करो n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ही है, और अपने पास क्या है टाउ, टाउ जो अपना है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। यहां टॉर्क कौन है ये, मतलब क्या है, आज सो के नहीं आए हो भाई, प्रियम सो के नहीं आए हो क्या आज। यहां टॉर्क कहां से आ जाएगा मेरे भाई, हैं, यहां टॉर्क कहां से आ जाएगा, कौन रोटेट कर रहा है, ठीक है। इतना तो आप मतलब सुने ही होगे कि टॉर्क का मतलब होता है कि कौन रोटेट कर रहा है, यहां पे कौन रोटेट कर रहा है, यहां तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। तो टाउ का सिंबल रिलैक्सेशन टाइम है बेटा, टॉर्क नहीं है। तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L बाई ए इंटू आई। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो पूरी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को आप नाम देते हो रो, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है पूरी, ठीक है। तो अब आपको यहां से क्या मिलता है, ये कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, इसका नाम पड़ता है रेजिस्टिविटी, ये नाम पड़ता है वो तो बताओ तुम यहां टाउ को जो है टॉर्क बोल रहे हो, है ना, टाउ को यहां पे तुम टॉर्क बोल रहे हो। अब शुक्र करो कि तुम हमसे पढ़ रहे हो कि आपको इतनी जीरो लेवल से चीजें बताई जा रही है। बाकी दूसरे बैच में होते तो वहां ये सब चीज नहीं बताया जाता है, सीधे जो है
रजिस्टिविटी और सीधे जो है बड़े लेवल की चीज बताई जाती है, ठीक है। तो मैं छोटा टीचर हूं तो तुमको ये बता दे रहा हूं, और तुम नहीं तो तुम टॉर्क टॉर्क और जो है अभी भी तुम रिलैक्सेशन टाइम टाउ को जो है टॉर्क समझ रहे हो, ठीक है। तो बेसिक से पढ़ाना मतलब छोटा टीचर है ना भाई। तो यहाँ पे रो वी जो है आजकल यही चल रहा है, v इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी रो एल अपॉन ए और i। तो आपको मिलता है यहां से v इज इक्वल टू, इसको मैं रो लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसको जब मैं रो लिख दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए v इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इंटू आई, ठीक है। अब फिर यहां से जो ये रेजिस्टेंस आता है इसको तो पहचानते होगे तुम लोग, ये तो जरूर पहचानते होगे, बाकी कुछ पहचानते हो कि नहीं, इससे आपका परिचय क्लास 10 से ही है। इसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो, ये आपका पुराना साथी जो कोविड में बिछड़ गया था आपसे। तो V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर, यही ओम्स बाबू हैं, ओम्स लॉ। हालांकि ओम्स लॉ मैं इसे नहीं भूलता हूं, दिस इज द डेराइव रिजल्ट ऑफ ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ नहीं है, ठीक है। ये जो है ओम्स लॉ है V इक्वल टू आई आर, बट आई विल से कि दिस इज नॉट ओम्स लॉ, दिस इज क्या कहते हैं, V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। और ये ओम्स लॉ अपना क्या है, डेराइव रिजल्ट है। आप बोलोगे सर फिर एक्चुअल ओम्स लॉ क्या है, तो एक्चुअल ओम्स लॉ देखो यहां तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, वो भी मैं अनदर फॉर्म यहां से डेराइव कर देता हूं, अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आप V आई बाई ए करो, आई बाई ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, ठीक है। अब ये जो आई बाई ए है सभी बच्चे जानते हैं कि वो जे होता है, तो आप लिख सकते हो जे इज इक्वल टू, अब इधर सुनो, एम रो की वैल्यू आपने ये जो रो लिखा वो लिखा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो इसका जो रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसके रेसिप्रोकल को हम कंडक्टिविटी कहते हैं, 1 अपॉन रो। ये हो जाएगा अपने पास एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, तो दिस इज योर कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा कंडक्टिविटी। तो यहां पे J इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा ई, और वेक्टर फॉर्म में ये होगा। ये है अपना एक्चुअल ओम्स लॉ, ये है अपना, मतलब दोनों ओम्स लॉ बोल सकते हो, बट यहां से ये डेराइव हुआ है ना, देखो यहां से ये चीज डेराइव हुई है, तो ये अपना एक्चुअल ओम्स लॉ है, ये डेराइव हुआ, यहीं से तो आगे बढ़े हम लोग। E को क्या लिख दिया हमने, V बाई एल, E को क्या लिखा है, V बाई एल, और वहां से फिर हम लोग कहां पहुंचे, V इक्वल टू आई आर पे पहुंचे, है ना, V इक्वल टू आई आर पे पहुंचे। सभी को क्लियर हो गया। तो ये आपका जो रिजल्ट है ये डेराइव रिजल्ट आप बोल सकते हो कि दिस इज द डेराइव रिजल्ट ऑफ ओम्स लॉ। तो दिस इज द डेराइव रिजल्ट ऑफ ओम्स लॉ। सभी बच्चों को क्लियर हो गया यहां तक की कहानी, ठीक है, कि V इक्वल टू आई आर इज आवर ओम्स लॉ एंड दिस इज डेराइव रिजल्ट ऑफ J इक्वल टू सिग्मा ई। ये जो देख रहे हो ना, ये जहर है, ये जो 3 है J सिग्मा ई, यही जहर है पूरे चैप्टर में, बाकी तो आप झेल ले जाओगे। एडवांस का ये फेवरेट टॉपिक बन सकता है क्योंकि इस पे बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, केवल इस इतनी छोटे से फॉर्मूले पे, वो आगे हम लोग सीखेंगे कैसे। J इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज ओम्स लॉ। अब इसका स्टेटमेंट कैसे डिलीवर करोगे, ठीक है। देखिए नोट्स का क्या है, आप 12th क्लास में हो, आपके पास टाइम कम है, तो मेरा मानना है कि मैं हमेशा से जो है अपने भी बचपन में जो तैयारी करता था तो मैं स्मार्ट वर्क पे ज्यादा बिलीव करता था, ठीक है, और वो घिस्सूबाजी पे मैं कम बिलीव करता था, ठीक है, कि 10 बार एक चीज को लाल पीले हरे पेन से लिखूं और फिर उसको जो है बढ़िया से सजाऊं। उसकी जगह पे अगर टाइम है तो नोट्स तो आपको अपने हाथ से ही बनाना चाहिए, इसमें मेरा अटूट विश्वास है। लेकिन वो नोट्स आप कैसे बना रहे हैं, मेरा जो मानना है, आपने एक बार पूछा, ये सब शुरू में ही बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं कि देखिए आप 12th के बच्चे हो, आपको अभी 12th पूरा पढ़ना है, 11th पूरा पढ़ना है, तो आपको नोट्स जो है या तो मेरे साथ साथ लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर मेरे साथ आप लिख पा रहे हैं अच्छी बात है, हालांकि वो मतलब मुझे लगता है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है मेरे साथ लिखना, मैं समझता हूं, ठीक है, लेकिन रफ कॉपी लेके बैठिए। मतलब सजा कर लिखना इम्पॉसिबल है, बट मेरे साथ ये साथ में कर सकते हैं,
और जहां डाउट हो रहा है मेरे साथ देख भी सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा हुआ है शुरू से कि आप मेरे साथ रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए कम से कम, और ये सब कहानी मेरे साथ करिए, ठीक है। तो एक बार तुमने मेरे साथ लेक्चर के टाइम कर लिया ये चीज, उसके बाद जो है तुम्हारे पास ये स्लाइड मिल जाएगी तुमको, तो तुम अपना जो है लेक्चर जब रिवाइज करते हो तो उसमें आप फेयरली नोट्स बनाते हुए रिवाइज समझ कर लिख सकते हो। तो इससे ये पक्का हो जाएगा। 2 बार आपने एक काम किया, मेरे साथ एक बार रफली किया, और फिर जो है जब स्लाइड आपको मिल गई और आप उसको समझ गए हो, तो आप मेरे साथ जो है जो आपने किया वो रफली फिर से आपने स्लाइड के साथ आप जो है क्या कर सकते हो, फेयर कॉपी में प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। और बाकी कोई बच्चा मैनेज कर पा रहा है कि स्लाइड उसके पास हमेशा ही रहेगी, वो स्लाइड से ही समझ पा रहा है सब कुछ, तो जरूरी नहीं है, फिर आप फिर क्वेश्चंस करो, ठीक है। और जो बच्चा प्रैक्टिस है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे मुझे पता है कि वो साथ साथ में सब कर लेते हैं, उनका मतलब स्पीड और सिंक्रोनाइजेशन समझने और लिखने का कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा, तो वो कर सकते हैं, या उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, मे बी वो 1 साल पहले से ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे, आई डोंट नो एनीथिंग, तो मुझे नहीं पता। तो ये आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप मेरे साथ रफ, लेकिन करिए जरूर। मैं ये जरूर बोलूंगा कि ऐसे बैठ के सत्संग मत सुनिए। जो बच्चा ऐसा कर रहा होगा वो भयानक जो है मतलब लॉस में होगा। मेरे साथ पेन चलाइए, दिमाग और पेन दोनों चलाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए ओम्स लॉ की कहानी है, इसको मैं हेडिंग डाल दूं तो बुरा नहीं होगा, ठीक है, कि ओम्स लॉ हम लोग ने यहाँ डिराइव किया, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ओम्स लॉ। चलो बड़े अक्षरों में ही लिखता हूं सम्मान के साथ उनको। ये है अपना ओम्स लॉ, ठीक है। तो आपने एक नई चीज सीखी, एक रजिस्टिविटी सीखा और एक कंडक्टिविटी सीखा। रजिस्टिविटी सीखा m/n(e²) टाउ, दिस इज ए कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पे सिग्मा है वो है n(e²) टाउ बाई m, जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि रजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिए, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो मैं आगे लिखने जा रहा हूं ये सब पॉइंट्स, बट ये जो आपने एक नया कांस्टेंट और सीखा, रेजिस्टेंस, आर के लिए आपने क्या सीखा, आर यहां पर क्या है ये आप जानते हो, रेजिस्टेंस। ये वही रेजिस्टेंस है कि ड्रिफ्टिंग के टाइम में इनको कोलिजन से, ड्रिफ्टिंग के टाइम में कोलिजन कर रहे हैं ना ये, और कोलिजन की वजह से कंटिन्यूअस मोशन नहीं कर पा रहे, तो उनके वजह से जो उनको ऑब्स्टेकल या रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, इसी को आप मैथमेटिकली देख पा रहे हो, वो क्या है, ρl/a, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। तो आपने यहां पे जो टर्म सीखा उसको मैं आर के बारे में सीखा। आर है अपना ρl/a, ये जो है डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन क्या है, ज्योमेट्रिकल, देख रहे हैं आप, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा है टेम्परेचर, ठीक है। और एक आपने सीखा रजिस्टिविटी, ये आपने बोला रजिस्टिविटी, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो है अपना कंडक्टिविटी, इसे आपने बोला कंडक्टिविटी। ये सब बहुत टर्म है इसमें, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं बट आपको जानना चाहिए। ये है कंडक्टिविटी, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन आपको पता है, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको कंडक्टेंस कहते हैं, बहुत बच्चों को ये सब पता होगा, ठीक है। G = 1/r, तो यहां पे जो ये G है इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है, इसको कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। सिग्मा का नाम कंडक्टिविटी है, तो मैंने ये बता दिया, आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, कि मैं यहां पे पढ़ रहे हो हाई फाई, ट्यूशन में बोर्ड पढ़ोगे, ये सब जो है उन बच्चों को दिक्कत आती है, उस बैच में दिक्कत आती है जहां पर ये सब चीजें जो है टीचर जो है अपने इमेज को देखकर नहीं पढ़ाता है, कि उसका इमेज खराब हो जाएगा, ऐसा उसको लगता है। तो इसीलिए यहां पर सफलता बैच में
सब कुछ होता है भाई। तो यहाँ पे चीजें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा पढ़िए और सीखिए। जी जो है अपने पास क्या होगा, कंडक्टेंस। तो जी अपने पास कंडक्टेंस है। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो यूनिट है ना, इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। इसकी यूनिट आप लिख सकते हो, रजिस्टिविटी की यूनिट लिख सकते हो, सभी यूनिट आप यहां से लिख सकते हो। तो इसके लिए हम ओम बोलते हैं, इसकी एसआई यूनिट ओम में है। एसआई यूनिट इसकी मैं यहां लिख देता हूं, ये है ओम, और इसको हम ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा, इसको एमएचओ बोलते हैं, है ना। ये सब आपको बोर्ड वोर्ड में सब पूछे जाते हैं, पर ओम ऐसे बोल सकते हो ना, ओम का रेसिप्रोकल है तो एमएचओ है, ठीक है। ठीक है, तो एमएचओ हो जाएगा पर ओम। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, टेम्परेचर, ये सब आ जाएगा, और ये अपने पास रजिस्टिविटी है। आगे बढ़े, ठीक है। अब कंडक्टिविटी, और इसमें मैंने आपको ये बताया कि ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये जो दोनों है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं, केवल नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो ये केवल इन दो चीज पे डिपेंड करता है। जबकि रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा टर्म है, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्यों आया है, क्योंकि लेंथ और एरिया है, देख रहे हैं आप, इसमें लेंथ और एरिया भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ही वायर को काट दो, सेम वायर को काट देते हो, तो आपका रजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगा, बट उसका लेंथ या उसको खींचकर लंबा कर रहे हो, पतला कर रहे हो, तो उसका एरिया भी चेंज कर रहे हो, तो उससे उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस में ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन भी है, ठीक है। और ये जो है इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिस मटेरियल, एल्युमिनियम का होगा कि कॉपर का है कि आयरन का है, तो ये सब जो है मटेरियल डिपेंडेंट हैं। तो रजिस्टिविटी के चार्ट होते हैं, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, अगर जाओगे आईआईटी में, तो आपको एक टॉपिक होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पूरा एक कैटालॉग दिया जाता है, जिसमें कि आप डिजाइनिंग करते हो, तो सभी मटेरियल का रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा। कंडक्टेंस को कैपेसिटर नहीं बोल सकते भाई दीपक, है ना। दिमाग, अगर आप उसको मैच करना चाह रहे हो तो आप ध्यान से सुनिए कि कैपेसिटर के लिए आप बोल सकते, आप एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल सकते थे Q इक्वल टू CV से, लेकिन आप उसमें फिजिकली आप उनको मैच नहीं करा सकते, क्योंकि कैपेसिटर इज बेसिकली क्या है, अपना एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, उसकी कैपेसिटी को बताता है। जबकि कंडक्टेंस क्या बताता है, रजिस्टिविटी का। बिल्कुल कोई उनसे कोई सामंजस्य नहीं है, आप उसको जबरदस्ती सामंजस्य उनके बीच में मेल कराना चाह रहे हो, वो कभी मेल नहीं लेंगे, ठीक है। कभी मेल नहीं होगा उनका, वो आप जबरदस्ती उनको मेल कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों में कोई लेना देना नहीं है। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखिए कैसा होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी के लिए बोला जाता है, आप ये लीनियर फंक्शन होता है कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर। मैं कंडक्टर के लिए अभी लिख रहा हूं केवल, आगे हम पढ़ेंगे और भी। तो कंडक्टर के लिए हम लिख रहे हैं, आर आप लिख सकते हो इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपका चलेगा रेजिस्टेंस ऑफ ये है आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। और यही आप रजिस्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं। रजिस्टिविटी के लिए अपने पास हो जाएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यही रजिस्टिविटी के लिए भी होगा, ठीक है। अब इसमें आर नॉट क्या है, आर नॉट है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, ठीक है।
और आर क्या है, रेजिस्टेंस एट एनी टी डिग्री सेल्सियस। टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अल्फा क्या है, और अल्फा अपने पास है कोविशिएंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कोविशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जो भी अपने पास जैसे आगे आपने अगर किसी बच्चे ने हीट पढ़ा होगा, थर्मल एक्सपेंशन, तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन होता था, उसका कोविशिएंट है, कोविशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसी तरीके से अपना अल्फा यहां पर जो है रेजिस्टेंस के लिए है कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको आप वेरिएबल में भी आप बोल सकते हैं, इसको आगे इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, आर नॉट, इस फंक्शन को आप ऐसे भी देख सकते हो। कैसे, आर माइनस आर नॉट, है ना, आर माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल डेल्टा आर, है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू आर नॉट अल्फा। इसको और लिख सकते हो क्या, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, अल्फा आपका चेंज भी हो सकता है ना। तो डी आर अपॉन, जब भी अल्फा वेरिएबल होने लगे तो आपको ये टर्म यूज करना पड़ेगा, तो डी आर बाई डी टी से। तो ये आपको एक फॉर्मूला कैलकुलस फॉर्म इसका मिलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा। ये पढ़ा हुआ है आपने, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह रजिस्टिविटी के लिए भी लीनियर फंक्शन होता है, और आप देख सकते हो इसका ग्राफ अगर बनाना चाहोगे तो ग्राफ आप समझ ही रहे हो, लीनियर रिलेशन रखेगा टेम्परेचर के साथ, है ना। तो टेम्परेचर के साथ ये लीनियर रिलेशन रखेगा इस तरीके से। आर नॉट का अगर देखोगे तो आर वर्सेस टी का, टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर है, टाइम मत सोच लेना, ठीक है। और ये अपना t इक्वल टू 0 पे आर नॉट है, तो लीनियरली बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह रजिस्टिविटी का भी ग्राफ बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नोट कर लिया जिसको नोट करना है। आगे बढ़े भाई। चलिए, तो इस पे भी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये आपने सीखा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि J इक्वल टू सिग्मा ई, J इक्वल टू सिग्मा ई अपना ओम्स लॉ है, और इसका डेराइव रिजल्ट है ये। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी तो लिख ही सकते हो ना, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तो लिख सकते हो, जो आप क्लास 10th में से सीख चुके हो क्या, कि आप यही बोलोगे V इक्वल टू आई आर है, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरसेप्ट क्या कह रहे हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव। हाँ, अगर ये बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर ये टेम्परेचर देखो ये 0 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, नहीं तो यहां पे माइनस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। 0 डिग्री से अगर नीचे करोगे तो वो घटने लगेगा, तो कर सकते हैं। बट जनरली हम T 0 डिग्री सेल्सियस से लेते हैं रू, है ना, इसीलिए करा है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप डिलीवर्ड करना चाहोगे तो आप क्या लिख सकते हो, पहला स्टेटमेंट तो ये लिख सकते हो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड J इक्वल टू सिग्मा ई, करंट डेंसिटी, बट स्कूल में मत लिख देना ये सब, करंट डेंसिटी यही लेकिन है, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied electric field, applied electric field, applied electric field,
इसमें भी लिखना पड़ेगा आगे, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, प्रोवाइडेड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? आप याद करो कि आपको रो के बारे में आपको बताया गया था। अल्फा भाई मैंने बताया आपको कि इसका जो है मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट। जैसे देखिए अल्फा मैं लिख देता हूं, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं बार बार, मैंने ध्यान नहीं दिया। अल्फा जो है यहां पर आप कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, कोविशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, यहां पे आप उसको कोविशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जो कांस्टेंट होगा किसी एक पर्टिकुलर के लिए, है ना, ये है। तो यहां पर आएगा करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों है। अभी आपने रजिस्टिविटी की के बारे में एक्सप्रेशन देखा, ध्यान से देखिए जरा, रजिस्टिविटी है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहीं से आपको कहानी समझ में आने वाली है कि ये कांस्टेंट कब माना जाएगा। रजिस्टिविटी जो आपने बोला एम एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ, यही बोला ना रजिस्टिविटी, तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब माना जाएगा? ठीक है, कांस्टेंट तब माना जाएगा जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्यों भाई? अगर कि आपके पास जो है फील नहीं भाई, अल्फा अल्फा उसको नाम दिया गया है, कोई चीजें हैं जिसमें कि मैं आपको जो डायरेक्ट चीज की जा रही है उसमें क्या ही फील करा दूंगा। अल्फा जो है उसको नाम दिया गया है, इसमें ये बोला जा रहा है ना कि जैसे डी रो अपॉन रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को आपने कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल दिया है अल्फा डेल्टा टी। तो रो डी रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो इसमें मैं आपको क्या फील करा दूं, जैसे फोर्स, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, तो एफ एस क्या बोलते हो, के एक्स बोलते हो, तो इसमें ये क्या बोलते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। उसी तरीके से ये अल्फा जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस होगा तो वो कोविशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, नहीं तो रो होगा तो कोविशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। यही है, ठीक है। ये उल्टा हो गया है क्या? रेजिस्टिविटी उल्टा हो गया है। रेजिस्टिविटी के का एक्सप्रेशन क्या था देखिए, सही तो है भाई, रेजिस्टिविटी उल्टा कहां है, यही तो रो है, V इक्वल टू आई आर। तो रो आप लिखते हो, V को इधर लेके गए तो रो एल अपॉन ए, ठीक तो है, V इक्वल टू आई आर, तो M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यही लिखा है मैंने, यही रेजिस्टिविटी है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने ओम्स लॉ में एक टेम्परेचर क्यों मेंशन किया, टेम्परेचर कांस्टेंट मैंने क्यों कंडीशन जोड़ दी, उसके लिए ही V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, या सिग्मा सॉरी J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है। ये दोनों चीज तभी पॉसिबल है, ये आपने ओम्स लॉ में ये लिखा ना, J इक्वल टू सिग्मा E अगर आप वेक्टरली लिख रहे हो, या फिर V इक्वल टू आई आर। तो ये आपने क्या देखा कि अपना जो अप्लाइड पोटेंशियल है, दूसरा स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं कि अप्लाइड पोटेंशियल करंट अक्रॉस, स्टेटमेंट आप कोई दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, करंट अक्रॉस एनी कंडक्टर is directly proportional to applied, directly proportional to applied potential difference, applied potential difference, है ना। तो ये बोल सकते हो, तो डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
current across any conductor is directly proportional to applied potential difference provided, यहां पे भी आप यही लिखोगे, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्यों लिखना पड़ेगा, अब इस पे आते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो आर जो है, आप देख रहे हो कि आर जो है चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका, अभी आपको मैंने बताया कि रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन है, तो अगर हमारा आर कांस्टेंट रहना है तो टेम्परेचर को क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट। और उसी तरीके से जो ये सिग्मा है वो रो के साथ रिलेट होता है। रिलैक्सेशन टाइम टाउ का टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन है कि इट इज द क्या टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, है ना, तो वो जल्दी जाके कोलाइड करेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ हमारा जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम टाउ कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस मतलब चेंज होने लगा। तो जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं माने जाएंगे। टेम्परेचर के साथ आर, रो या सिग्मा का चेंज होने लगेगा। तो जब ये चेंज होने लगेगा तो दे आर नॉट दे कैनॉट बी ट्रीटेड एज टू बी ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। शायद समझ गए होंगे सब लोग। तो इसीलिए बार बार ये बोला जा रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर है। तो आपको ओम्स लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट डिलीवर्ड करना है तो आपको प्रोवाइडेड टेम्परेचर मस्ट बी सेम या प्रोवाइडेड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो आप यहां से एक स्टेट बता सकते हो कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, नोट करके लिखे दे रहा हूं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस ठीक है, टाउ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ ये हो जाएगा डिक्रीजेस, है ना, रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीजेस। और जब रिलैक्सेशन टाइम टाउ आपका डिक्रीज करेगा तो आपकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी अपनी इंक्रीजेस। मानते हो। तो रजिस्टिविटी अपनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। और आप इसका ये भी लॉजिक बता सकते हो कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ते हैं कंडक्टर में। उसका रीजन आपको ये पता है, रजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस भी अपना क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होगी बताओ, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी अपनी क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी अपनी डिक्रीज करेगी। रो इंक्रीज करेगा। ठीक है। और सिग्मा जो होगा अपना, सिग्मा जो होगा वो डिक्रीज, उल्टा लिख दिया गया। हाँ, सिग्मा जो है रेसिप्रोकल है तो वो सिग्मा जो है अपना क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंसी रखेंगे। टाउ क्यों डिक्रीज करेगा उसका रीजन क्लियर है सभी को, क्योंकि थर्मल एनर्जी उसके पास ज्यादा होगी तो जल्दी कोलाइड करेंगे। ठीक है, जल्दी कोलाइड करेंगे। ये क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहां से ये ओम्स लॉ का आपने एक स्टेटमेंट डिलीवर्ड किया। हाँ, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बिल्कुल, रो और सिग्मा आपको लिख रखा है मैंने पहले ही कि रो और आपके पास सिग्मा रेसिप्रोकल है, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी। क्लियर है सभी को। चलिए, तो जैसे मान लीजिए सीरीज पैरेलल थोड़ा बता दूं आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, आर भी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा ना टेम्परेचर बढ़ाने पे हो। तो लीनियर फंक्शन है, आप देख ही रहे हो, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। तो रेजिस्टेंस की बात अब शुरू करते हैं। तो रेजिस्टेंस में पहले ये देखते हैं कि उससे पहले मुझे केवीएल केसीएल थोड़ा बता दूं क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आपने कैपेसिटर में सीखा था, है ना, उसके बाद फिर इस पे लौटेंगे। तो केवीएल
एंड केसीएल। केवीएल का फुल फॉर्म है, ये आपको पता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो आपने पढ़ रखा है कैपेसिटर में। वोल्टेज लॉ जो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। किस पे डिपेंड करेगा ये? एनर्जी कंजर्वेशन पे। और केसीएल जो है, इसका स्टेटमेंट भी आप लोग को याद होगा। वहां पे क्या बताते थे आप कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज जीरो, यही था। तो आप इसके लिए बोलते थे कि सम ऑफ, इसके लिए हमने नोडल एनालिसिस भी देखा था, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप across any closed loop is zero। याद आ रहा है सभी को? ये कैपेसिटर में एग्जैक्ट कर चुके हैं। अब इसका जो साइन कन्वेंशन है यहां के लिए वो देख लीजिए। साइन कन्वेंशन देख लीजिए। साइन कन्वेंशन ये है, ड्रॉप लिखते वक्त जैसे आपने वहां पे क्या देखा था कि वहां एक बैटरी थी और वहां पे एक कैपेसिटर था। बैटरी वाला कन्वेंशन चेंज नहीं होने जा रहा है, ठीक है, बैटरी वाला चेंज नहीं होने जा रहा है। आप बैटरी वाले में क्या लिख सकते हो? सेम है कि अपना नेगेटिव है, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द लूप इधर है आपका। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द लूप इधर है। तो जब आप इसको क्रॉस करोगे, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव को क्रॉस करोगे, ठीक है, आप एक ही चीज ध्यान रखिए कि जब भी आपका डायरेक्शन, जब आप जा रहे होगे सर्किट में घूम रहे होगे, अब आपके लिए सब बिल्कुल नया नहीं है, तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे होगे तो पोटेंशियल राइज होगा, ठीक है। तो पहला साइन कन्वेंशन यही है कि ये सेम है, कैपेसिटर वाले में भी यही था। Crossing the battery from negative terminal to positive terminal, ठीक है, तो कंसिडर्ड एज पोटेंशियल राइज, कंसिडर्ड एज पोटेंशियल राइज। तो ये पोटेंशियल राइज होगा, ठीक है, मतलब आप यहां पे प्लस V लिखेंगे, ठीक है। और अगर उल्टा हो जाए, मतलब आप यही कुछ ऐसा जा रहे हो, ये है बैटरी, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव है लूप में, ये है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इन द लूप, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द लूप आपका ऐसा है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? -V। इसके लिए क्या लिखेंगे? -V। तो आप डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द लूप -V है, बिल्कुल। मैंने आपको एक ही बात मत पूछा करिए भाई, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, आपका ये पहला दूसरा लेक्चर है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप। तो यहां पे -V है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द लूप, ठीक है। अब इसमें आपका रूल यही है, वही चीज मैंने बताया कि इसमें क्या है कि अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, क्रॉसिंग द बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, considered as potential
ड्रॉप, कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये हो जाएगा अपना पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर है? तो ये दो चीज है। अब यहां से अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमें पता है पहले से, हम लोगों ने कैपेसिटर में कर रखा है। ठीक है, अब इसमें आपके पास कैपेसिटर नहीं आएगा, अब एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस दिखने लगेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो फॉर रेजिस्टेंस आप कैसे केवीएल यूज करोगे, उसका साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देख लीजिए। तो इसमें साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है। ये रेजिस्टेंस है, मान लो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये आपके लिए नया है। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। तो आप यहां से करंट किसी सर्किट में, जैसे वहां चार्ज फ्लो हो रहा था ना, देखो ध्यान से, वहां चार्ज फ्लो हो रहा था और कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जाते थे, तो पोटेंशियल का आप क्या लेते थे, ड्रॉप, माइनस क्यू बाई सी। और नेगेटिव से पॉजिटिव जाते थे तो पोटेंशियल का क्या लेते थे, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल राइज लेते थे, और वो कितना लेते थे, क्यू बाई सी। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास आई है, मैंने अभी सर्किट का एक पार्ट लिया है, वो करंट कहां से आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी इधर ही है लूप में, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी इधर ही है ना, और ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहां का पोटेंशियल अगर मैं वी ए ले रहा हूं और ये पोटेंशियल ले रहा हूं वी बी, तो मैं कैसे यहां से यहां कैसे जाऊंगा, ध्यान से देखिए, नोड से नोड है ना, तो यहां का पोटेंशियल वी ए है, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इधर है। तो पहला इसमें रूल ये होता है कि इफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मैं ऐसा ही लेके चलता हूं, हो सकता है कि और बुकों में अपोजिट भी हो, बहुत जगह पे लोग अपोजिट भी लेके चलते हैं, मैं यही लेके चलूंगा। ठीक है, तो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट in the loop is along the current flow, है ना, then पोटेंशियल ड्रॉप। तो मैं इसको क्या लेके चलूंगा, आप उल्टा भी ले सकते हैं, बट मैं यही लेके चलूंगा, देन पोटेंशियल ड्रॉप। तो हम ये लेके चलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल किसी क्या लिखेंगे, माइनस आई आर। डेल्टा वी जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस आई आर। नेगेटिव लेके चलूंगा मैं, समझे, फिर से बता दे रहा हूं कि जब आप लूप में घूम रहे होंगे और आपका जो डायरेक्शन है वो वही है जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो के डायरेक्शन के पैरेलल है। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो कि जो डायरेक्शन किस चीज की है, डायरेक्शन उस चीज की है जब आप लूप में घूमकर केवीएल लिखते हैं। आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, हम एक लूप चूज करते हैं और उसमें आइदर क्लॉकवाइज घूमते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमको एक डायरेक्शन मिलेगी। तो हम जिस डायरेक्शन में घूम रहे होंगे उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा होगा, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस का जो ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू तो आई आर होगी, बट उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, ये वी ए है, देखिए इसको हम वी ए लिखेंगे। फिर आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, यहां से यहां रेजिस्टेंस क्रॉस किया, तो इसके क्रॉस ओम्स के अकॉर्डिंग, ओम्स आपको बताएगा कि इसके क्रॉस का ड्रॉप क्या होगा, कितना होगा, आई आर का ड्रॉप होगा। और हम जिधर घूम रहे हैं उधर ही करंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस आई आर। दैट शुड बी इक्वल टू, यहां पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा, वीबी। तो वी ए माइनस वीबी यहां लिखा जाएगा आई आर, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो है उल्टा है, अगर उल्टा हो जाए, सेकंड केस क्या है, देखिए सेकंड केस ये है कि मान लीजिए आपका यही रेजिस्टेंस है और आपने डायरेक्शन जो है, करंट इधर ही है लेकिन आपने डायरेक्शन इधर चूज कर ली, आप लूप में घूम रहे हो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यह है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है,
तो ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, और ये मान लीजिए आपके पास बी है और ये अपने पास ए है। तो हम यहां से इधर जाएंगे तो हमारे पास पहले वी बी पड़ेगा, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, वी बी, है ना। अब देखिए आप इधर जा रहे हैं और करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहां पे जो ड्रॉप होगा वो प्लस आई आर लिखा जाएगा, इज इक्वल टू वी बी, सॉरी इक्वल टू वी ए। तो आप वी ए तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नोड से नोड का है, ये नोड से नोड का है। और इसमें रूल क्या होगा, इसमें क्या रूल लिखेंगे, वाइल मूविंग ऑपोजिट टू करंट फ्लो, current flow in the resistance, है ना, potential across the resistance considered as potential rise, considered as potential rise। तो ये आपके लिए एक नया है, जब आप रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे। सिंपल रूल है कि जब आप लूप में घूम रहे होंगे तो आप यहां पे, अरे यार ड्रॉप क्यों हो रहा है, मैंने कहा ये कन्वेंशन है, आप उल्टा भी ले सकते हैं। आप कन्वेंशन का हिंदी मतलब नहीं समझते, मान्यता, ऐसा मान लिया गया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है मोहित। तो यहां पर ये जो है अपने पास क्या है कि हम कन्वेंशन लेके चल रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए, कि हम अगर करंट जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए अगर रेजिस्टेंस को हम क्रॉस करेंगे तो आई आर प्लस लिखेंगे। अगर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, हम भी उसी डायरेक्शन में चलते हुए रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं तो माइनस आई आर लिखेंगे, बस यही है। क्लियर है। तो ये अभी मैंने केवीएल की बात बताई। यहां नोड कहां है भाई, नोड में ऐड कहां, एक सीधा एक ही है, यहां ब्रांच कहां है जो आप कह रहे हो, नोड कहां है, यहां पर ए से बी जा रहा है सीधे, ब्रांचिंग थोड़े हो रही है यार। इतना कैपेसिटर में पढ़ने के बाद भी, इसीलिए कहता हूं पढ़ाई करो खुद से भी। केसीएल, केसीएल क्या है, वहां चार्ज के लिए था, यहां करंट के लिए होगा, ये सब बताया जा चुका है। तो क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या है कि सम ऑफ, ये किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, याद करिए। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद आ रहा है सभी को। तो सम ऑफ इनकमिंग current is equal to sum of outgoing current, हम बोल सकते हैं, across any node, है ना, across any node और जंक्शन, कुछ भी बोलिए, across any node और जंक्शन, अक्रॉस एनी नोड और जंक्शन। ये क्लियर है। जैसे मान लो ऐसा है, जनरली चार्ज का ही फ्लो होता है, आप बोलते हो ना Q1, इधर Q2, इधर मान लो Q3, ये आपने कैपेसिटर में पढ़ा था, ये Q4 है। तो आप, ये नोड है, तो इस नोड से कितने चार्ज आ रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन लगा रहे हो, जितने चार्ज आएंगे उतने जाने चाहिए। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो तो करंट का भी यही होगा। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इज सेम एज फ्लो ऑफ करंट, ये भी आपको पता है। तो यहां पे क्या बोल सकते हो, इसके एसोसिएटेड जो करंट होगा I1, इससे एसोसिएटेड होगा I2, इससे एसोसिएटेड I3 और इससे एसोसिएटेड I4। तो ये क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4।
ऐसे आप बोल सकते हो, एन के लिए भी बोल सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये केवीएल और केसीएल है। अब इसको किसी सर्किट में अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे जब हम इस सर्किट के क्वेश्चंस करेंगे तो आप बिल्कुल ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस पे। जैसे कि मान लीजिए एक सर्किट लेते हैं कोई भी, मान लो यहां पर एक रेजिस्टेंस है आर, ये बैटरी है ई वोल्ट की, E1 है, यहां पे R2 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है मान लो, और यहां पे भी ले लेते हैं एक बैटरी, ठीक है, और ये अपने पास है E3, और ये अपने पास है R4। ऐसा कोई A B C और ये D, कोई एक लूप है, कोई एक लूप है जिसमें ढेर सारी बैटरी लगी है, ठीक है, ढेर सारी बैटरी लगी है और ढेर सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है। अब हमें इसमें मैंने एक जनरल लिया आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है, बस केवीएल और केसीएल लिखना सीखना है। तो मैं एक लूप पकड़ता हूं, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें करंट कैसे लें, करंट कैसे लोगे? मैंने कहा था उस समय भी कि जब बहुत सारी बैटरी होती हैं तो किसी एक को रेफरेंस मान लिया करो और उससे जो है चार्ज फ्लो कराया करो। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी किसी एक को क्या मानोगे, रेफरेंस बैटरी, और उससे करंट फ्लो करा दोगे। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, मैं E1 को ही रेफरेंस मान लेता हूं, तो यहां से करंट चला आई, ठीक है, ये करंट इधर आई गया, यहां पे देखो एक नोड मिला उसको, ठीक है, तो ये आई यहां पर आया, ये दो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक I1 और इधर I2, ऐसे बोल सकते हो। और फिर ये यहां पर I1 आएगा, इधर से I2 आएगा, और फिर से ये जुड़ जाएंगे और फिर से I मिलेगा। बैटरी ने जितना करंट डिलीवर्ड किया उतना ही बैटरी को मिलना चाहिए। जैसे आपने कैपेसिटर में देखा था कि बैटरी ने जितना चार्ज सप्लाई किया था कैपेसिटर को उतना ही चार्ज उसको मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि आप किस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोई भी लूप ले लो, जैसे मैंने पहला लिया केवीएल लिखना चाह रहा हूं मैं, इन द लूप A B C D A, ये एक क्लोज लूप लिया, बाहर बाहर का दिख रहा है सभी को। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, A B C D A। और मैंने आप लोगों को यह भी सिखाया था कि जब भी हम जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो नेट पोटेंशियल का सम 0 होगा, ठीक है। जिस पॉइंट से हम चलेंगे उसी पॉइंट पे घूमकर पहुंचेंगे तो नेट पोटेंशियल का सम अपना 0 होगा। तो यहां से शुरू करते हैं। यहां पे पोटेंशियल अगर आप VA मानोगे तो आप क्या लिखोगे, VA, और फिर घूमकर फिर आओगे इक्वल टू VA, तो VA कैंसिल हो जाएगा, ये बताया था। तो कभी भी क्लोज लूप में जब भी आप चलते हैं, जब भी आप क्लोज लूप में KVL लगाते हैं, मतलब जहां से चलते हैं वहीं पहुंचते हैं, तो सारे पोटेंशियल के सम को हम 0 करते हैं। लेकिन अगर हम एक नोड से दूसरे नोड में चलते हैं तो जिस नोड से शुरू करेंगे उसका पोटेंशियल लिखेंगे, फिर बीच में जितने ड्रॉप या राइज आ रहे हैं वो लिखेंगे, इक्वल टू जहां पहुंचेंगे इक्वल टू उस नोड का पोटेंशियल लिखेंगे, इक्वल टू उस नोड का पोटेंशियल लिखेंगे। तो जैसे अब यहां पे मुझे कैसे घूमना है ये आप उस पर स्वतंत्र हो, कोई भी मान सकते हो, कोई भी आप मान सकते हो, आइदर आप क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे मान लो मैं यहां से चलना शुरू किया और मैं यहां से ऐसे घूम रहा हूं क्लॉकवाइज, ठीक है, इस लूप में मैं ऐसे घूम रहा हूं, मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा हूं मैं, ये मेरा घूमने का रोटेशन है, इधर ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं, यहां से चले आप, देखिए ध्यान से, यहां से चले तो जिधर आप चल रहे हो, देखिएगा यहां पे ध्यान से, आपके लिए यही एक्स्ट्रा टर्म है, बाकी तो आप इजिली कर सकते हो। यहां से जब आप चलोगे तो जिधर आई है, ठीक है, जिधर आई है करंट इधर ही फ्लो कर रहा है और R1 भी अपना इधर ही फ्लो कर,
सॉरी, करंट जो आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है ना। तो आपने ये माना डायरेक्शन, तो जिधर आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उधर ही करंट भी फ्लो कर रहा है। तो यहां R1 के क्रॉस का क्या लेंगे, I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R1। और ये पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जिधर आप घूम रहे हैं करंट की डायरेक्शन से मूव करते हुए आप रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहां लेंगे -I इंटू R1। ये क्लियर है सभी को। चलिए फिर यहां B से आइए, B, फिर आप जब इधर आ रहे हो, बाहर बाहर का लूप ले रहे हो ना, तो आप E2 को क्रॉस कर रहे हो, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल राइज E2। फिर आप यहां पर आ रहे हो, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है I2, आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी इधर ही है और करंट भी इधर ही है I2, तो यहां पे फिर ड्रॉप लिया जाएगा कितना, -I2 R3। फिर आप यहां से चले और फिर आप इधर आए, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है और ये R2 में करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहां फिर ड्रॉप लिया जाएगा -I इंटू R2। और फिर यहां पे माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल राइज प्लस E1 इक्वल टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी इसके लिए, ये है KVL इक्वेशन इसके लिए। तो पहले आप इक्वेशन बनाना सीखिए, बाकी सॉल्विंग तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक लूप और लेते हैं। मान लीजिए हमें अगर इस लूप में करना है KVL इन द लूप BCDB, इसमें मुझे KVL लिखना है। BCDB दिख रहा है सभी बच्चों को, BCDB ये वाला लूप, और इसमें मैं ऐसे घूमना चाह रहा हूं इस वाले ट्रायंगुलर लूप में, और मैं कैसे कैसे घूम रहा हूं, BC मतलब इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। इसके लिए KVL क्या लिखेंगे, B से चलेंगे, तो B से चलेंगे तो I2, ठीक है, माइनस से प्लस, तो यहां पे पोटेंशियल राइज, तो प्लस E2 है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, बैटरी को क्रॉस किया तो पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा, राइज मिलेगा। फिर आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इधर ही है, जिधर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस R3 के क्रॉस क्या लिखा जाएगा, ड्रॉप -I2 R3। यहां तक क्लियर है सभी को, I2 R3। फिर आगे बढ़ेंगे, तो जब आप इधर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप इधर आएंगे, ऐसे चल रहे हैं आप, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, इधर आप जब इस बैटरी को क्रॉस करोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल राइज, तो आपको यहां मिलेगा +E3, ठीक है, तो +E3। और यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, इसमें जो है, अब यहां तुम्हें ध्यान देना होगा कि अब आप जिस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो, आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है, जबकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे लिखा जाएगा प्लस, तो क्या लिखेंगे, +I1R4 इक्वल टू 0। तो शायद सब लोग को समझ में आ गया कि एक बेसिक की कैसे हम KVL और इसमें यूज करेंगे। नेगेटिव साइन को ड्रॉप क्यों ले रहे हो, तो नेगेटिव को ड्रॉप नहीं लेंगे तो क्या पॉजिटिव को ड्रॉप लेंगे भाई, पॉजिटिव का मतलब होता है बढ़ना, नेगेटिव का मतलब होता है घटना, इसीलिए नेगेटिव जब ड्रॉप हो रहा है तो माइनस ले रहे हैं और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस ले रहे हैं, तो बहुत सामान्य सी बात है, ठीक है। तो KVL अपने पास आ चुका है और यहां भी KVL, KCL अगर आपको इसमें लिखना है तो KCL आप लिख सकते हो एट B वाले नोट पे KCL भी लिख सकते हो। KCL क्या लिख सकते हो, सम ऑफ इनकमिंग करंट I है, आउटगोइंग करंट I1 I2 है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये सब एक बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना पड़ेगा आगे के लिए, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये मैंने आपको KVL KCL के बारे में बताया। यहां से आगे बढ़े, ठीक है, चलिए। तो इस पे बहुत प्रैक्टिस करेंगे जब सर्किट के क्वेश्चंस करेंगे। अभी मुझे बताना है क्योंकि बीच बीच में इन सब की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं फिर वैल्यू वाला, जिससे आपको कुछ क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, उसके बाद फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है,
और फिर एक अपने पास यहाँ पे बैटरी है, और ये अपने पास ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। ठीक है, यहाँ पे 4 ओम है, ये 6 वोल्ट है। और यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, यहां पे ले लिया ए और ये ले लिया बी। ठीक है, तो फाइंड वी ए वी बी। ठीक है, तो वी ए वी बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप वी ए और वी बी यहां से फाइंड कर सकते हैं। ये सब बोर्ड में ही है भाई, बोर्ड में ही है, पहले जो आता है आपके पास सब बहुत बेसिक लेक्चर चल रहा है। तो फाइंड वी ए वी बी यहां से आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको अब यहां पे कोई क्लोज लूप नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई क्लोज लूप नहीं मिल रहा है, कोई क्लोज लूप आपके पास नहीं मिल रहा है। तो कोई क्लोज लूप अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, नोड से नोड की बात कर सकते हैं। बैटरी के पोटेंशियल्स दे रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए कि कहीं से शुरू हो जाइए, मान लीजिए यहां से शुरू होते हैं, और ये कोई सर्किट नहीं है, सर्किट का एक पार्ट दिया हुआ है, एक सर्किट का पार्ट है, तो मतलब यहां नोड से नोड की बात होगी। एक भाई साहब बता रहे हैं बैटरी कनेक्शन सही नहीं है, पता नहीं उनको बैटरी कनेक्शन में क्या है। अरे बैटरी कैसे भी लग सकती है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली आपका वी और वी बी आएगा। तो चलिए मान लीजिए यहां से करंट हमने आई फ्लो कराया, इस ब्रांच में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यहां से करंट अपने पास क्या जाएगा आपको पता है, वहां यहां से करंट जाएगा अपने पास क्या, इधर कुछ जाएगा, मैंने इसके अकॉर्डिंग माना है, तो इधर I1 मान लिया और इधर I2 मान लिया। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एक तो जंक्शन लॉ यहां लिख सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। बोलो भाई, आप मतलब हो सकता है आपको 6V से करोगे तो जल्दी हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैंने अब ये कर दिया है तो मैं यही कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं एक नोड से इससे, इसका नाम दे दें कुछ P, इसको दे देते हैं Q, तो मैं P से Q मूव कर जाता हूं, तो मुझे I और I1 में एक इक्वेशन मिल जाएगा। बोलो, P से Q में अगर मूव कर जाऊंगा तो मुझे I और I1 में एक इक्वेशन मिल जाएगा, और यहां से हमें I और I1 में एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, P से B भी मूव कर सकता हूं। मेरे पास अननोन कितने हैं, कायदे से देखा जाए तो हमारे पास 2 ही अननोन है। कैसे, इसको मैं यही जंक्शन लॉ लगा दो ना, क्या लिख दोगे, I माइनस I1, यही जंक्शन लॉ लगा दो। ये क्या लिख सकते हो, I2 को क्या लिख सकते हो, I माइनस I1 लिख सकते हो। तो I माइनस I1 कर दिया। तो अब आप एक यहां से यहां घूम जाओ और एक बार यहां से इधर घूम जाओ, तो आपको मिल जाएगा 2। तो मैं जैसे फ्रॉम पॉइंट KVL लिखने जा रहा हूं, फ्रॉम, अब यहां नोड से नोड लिखा जा रहा है, फ्रॉम नोड P टू Q, फ्रॉम नोड P टू Q। तो हम नोड P से नोड Q की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, है ना, नोड से नोड। तो चलिए क्या लिखें, यहां से पोटेंशियल हो जाएगा, P पे जो पोटेंशियल है Vp वो कितना है, 10 वोल्ट। ध्यान से देखो, Vp है ये एक तरीके से, है ना, और यहां Vq क्या है एक तरीके से, यहां Vq 0 है। तो आप यहां से शुरू हो जाओ, यहां से आ रहे हो, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है तुम्हारा, तो इधर करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहे हो, तो यहां ड्रॉप लिया जाएगा, कितना लिखोगे, -3I।
फिर आप नेगेटिव से पॉजिटिव, बैटरी को क्रॉस कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल राइज, तो क्या लिखोगे +2। ये क्लियर है सभी को? उसके बाद आप आगे बढ़ते गए, यहां पे 4 ओम से करंट फ्लो हो रहा है I1, और इधर ही जा रहे हो तो 4 इंटू I1, तो मतलब -4I1। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, पॉजिटिव जो आप इधर ही जा रहे हो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप होगा -6। ठीक है, अब यहां पे पहुंच गए, इक्वल टू VQ। अच्छा, ये VP मैंने लिखा ही नहीं, VP भी तो लिखना है 10 वोल्ट, ये VP है ना, VP भी तो लिखना है, इक्वल टू VQ, और VQ कितना है, 0 है। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, 10 - 6, 10 और 12, 12 - 6, 6, -3I -4I1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, बताइए, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, यहां से यहां मूव कर सकते हो या सीधा मूव कर सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन और चाहिए तुम्हें I और I1 में, तो आप P से B डायरेक्ट मूव कर जाओ, या फिर आप Q से, अच्छा Q से A अगर मूव करते हो तो I1 तो तुरंत आ रहा है भाई मेरे, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमें VA कहां पता है। तो यहां से Q से आप B मूव कर जाओ, Q से B मूव कर जाओ, या फिर P से B मूव कर जाओ, जैसे आप करना चाहो। ठीक है, तो Q से B मूव कर जाओ या P से B, तो मैं मान लो P से B, तो KVL फॉर द पाथ P टू B, P से B, डायरेक्ट आप P से B जा रहे हो, इसके लिए कर सकते हो, क्या लिखोगे बताओ, VP कितना है 10, और फिर यहां पे -3I, और फिर माइनस से प्लस, तो +2, और फिर I - I1, और इधर ही हम मूव कर रहे हैं, इधर ही मूव कर रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी इधर है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप, और इस रेजिस्टेंस में करंट भी इधर फ्लो हो रहा है, हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी इधर ही है, करंट भी इधर ही फ्लो कर रहा है और हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी इधर ही है, तो यहां ड्रॉप लिया जाएगा कितने का, I - I1 इंटू 2, तो -2 इंटू I - I1 इज इक्वल टू VB। लेकिन यहां तो फंस गए हम लोग, क्योंकि हमें यहां पे VB नहीं पता है, मुझे लग रहा है एक देना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अननोन्स बढ़ते जा रहे हैं ना, VB भी अननोन है, VA भी अननोन है, एक देना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा नहीं है, इससे हम VA निकाल लें, इस वाले से हम VA निकाल लें पहले, P से A चलेंगे तो VA निकलेगा I के टर्म्स में, वो बहुत लंबा जा रहा है, तो मैं यहां पे एक वैल्यू दे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 वोल्ट ले लेते हैं, तो इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ओपन कर लीजिए, तो 10 - 3I, ठीक है, ये 2 से मैं ये 2 कैंसिल कर दे रहा हूं, तो -5 - 2I प्लस 2I1, है ना, प्लस 2I1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 5 और 10, 15 -3I, और ये तो -5I और प्लस 2I1 इक्वल टू 0, ये सेकेंड हो जाएगा। तो यहां से आप फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर सकते हो, अब I और I1। हाँ, इसको अर्थ भी कर सकते थे तो जल्दी निकल जाता है, कोई बात नहीं, मैंने आपको वैल्यू दे दी है। अब आप लोग एक काम करो, इतना हेल्प करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे I और I1 बता दो क्या आएगा, I और I1 बता दो क्या आएगा, I और I1 बता दीजिए क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ रही है, 4I1 प्लस 3I इक्वल टू 6, एक ये दिख रहा है, और एक दूसरा दिख रहा है अपने पास -5I1 प्लस 2I -5I है, और 2I1 है, तो 2I1 -
5i इज इक्वल टू -15 ऐसे दिखेगा। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको आप पूरे को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8i फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो ये करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8i1 प्लस 6i इज इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा 8i1, है ना, -10i इज इक्वल टू -60। इनको अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, माइनस कर दे रहे हो, तो माइनस कर दोगे तो 6, ये 10 ही है ना, ये 20 होगा ना। 4 से कर रहे हो तो -20 होगा, -60। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 26 आई, तो 26 आई, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इक्वल टू अजीब से आएंगे 72 आएगा ना, 60 और 10 70 72, तो आई आ जाएगा अपने पास 72/26। और आपने देखिए आई जो माना है, आई आएगा 72/26, ठीक है। 16/13 कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या। अच्छा, ये सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 6 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 26 आएगा, और इसको जब करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 72 यही तो आएगा। देखो सेकंड रॉन्ग है, सेकंड में क्या रॉन्ग है, 8i कैप -4 -20i इज इक्वल टू -16 और पहला वाला क्या है, 8i + 6i इक्वल टू 12। सही तो लग रहा है यार, 15 नहीं होगा, कहाँ पे 15 है, 15 तो अच्छा 15 नहीं होगा, क्या होगा फिर, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, सेकंड इक्वेशन ही गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है देख लो, सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। 10 - 3i तो -5 -2i और ये +2i1 इक्वल टू 2 वोल्ट, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, 10 और ये 5, ये 10 होगा, सॉरी ये 10 होगा, हाँ यहाँ 10 होगा, ये 10 और 5 तो यहाँ पे 5 होगा, -5 ये आई और +2i, ठीक है। तो अब कर लीजिएगा ये आप लोग, ठीक है, ये अब आप कर सकते हैं, आप लोग वैल्यू बता दीजिए, i और i1 की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो यहां से आप i और i1 निकाल लोगे, वैल्यू बता दीजिए जिन बच्चों ने कर लिया है। i और i1 आ जाएगा तो आप यहां से va भी निकाल सकते हो, केवल यहां से यहां का नोड से नोड का ड्रॉप लिख कर, है ना। i और i1 बताई दीजिए, i है 16/13, ओके 16/13, और i1 कितना है, i1 बता दीजिए, i1 कितना आ रहा है, 15/26, 15/26, सबका यही आ रहा है भाई, एक बार चेक कर लो, 16/13 और 15/26 यही आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां से आप VA भी निकाल सकते हो, VA आप निकाल सकते हो केवल P से A का नोड लेकर, क्या केवल आप KVL फॉर नोड P2A अगर आप चलते हैं तो यहां पे आएगा VP और फिर -3i, फिर माइनस से प्लस, तो +2 इक्वल टू VA, तो VA आपको मिल जाता है। VA क्या हो जाएगा, VP कितना है 10 -3, I कितना बता रहे हैं आप लोग 16/13 +2, इसको आप सॉल्व करेंगे आपको VA विथ साइन मिल जाएगा, VA मिल जाएगा विथ साइन, ठीक है।
बहुत बच्चों का आई अलग अलग आ रहा है, किसी का 44/7 आ रहा है, 45/14। तो मुझे पता नहीं ये कितना सही है, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे बहुत कभी कभी लगता है तुम लोग कैसे कैलकुलेशन मैनेज करोगे, जेई मेंस में कैसे कैलकुलेशन मैनेज करोगे। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम लोग, सबके अलग अलग क्यों आते हैं। ठीक है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। तो आपने केवीएल आपने सीख लिया कि कैसे आप केवीएल यूज करेंगे इसमें। ठीक है, केवीएल कैसे यूज करेंगे, अब इस पे और आएंगे जब हम सर्किट के टॉपिक पे आएंगे। 16/13 सही है, चलो ठीक है, ठीक है। फिर तो जल्दी से एक काम और निपटा लेते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही यूज करना है हमें आगे के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे क्वेश्चन में। तो ये बहुत इजी है आपके पास, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज एंड पैरेलल में आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें करंट सेम होगा ना, है ना। करंट इन ऑल रजिस्टर इज सेम, वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। करंट इन ऑल रेजिस्टेंस इज सेम, तो ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। जैसे आप एक सर्किट ले रहे हो, ये जितने भी हैं, मान लो ये R1 है, R2, आप N के लिए भी कर सकते हैं, डॉट डॉट N, ये Rn है। और आपने एक ऐसे बैटरी से इसको कनेक्ट करा है V से, यहां पे करंट I जा रहा है, यही सेम करंट सब में जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप इनमें अलग अलग होंगे, ये समझते हो आप। यहां का ओम्स लॉ से यहां पे पोटेंशियल कुछ V1 होगा, ये पोटेंशियल कुछ V2 होगा, और ये पोटेंशियल कुछ Vn होगा। ठीक है, तो इन सब का जो ड्रॉप है वो नेट बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है, दैट इज V1 प्लस V2 डॉट डॉट Vn, आप बोल सकते हो ना, इज इक्वल टू V। और V इक्विवेलेंट का मतलब आप लोगों को कैपेसिटर में भी समझाया था, R इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या बोलते हैं, इन सभी N रजिस्टर को हटाकर, इन सभी N रजिस्टर को हटाकर एक हम सिंगल रेजिस्टेंस लाते हैं और इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी V वोल्ट के बैटरी से, और ये वही काम करेगा जो सबने मिलकर किया था। ठीक है, तो यहां पर आप V को क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर इक्विवेलेंट, यही है ना। इस R इक्विवेलेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V, तो V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहां से, और V1 को क्या लिख सकते हैं आप, यहां भी ओम्स लॉ लगाइए, तो V1 क्या हो जाएगा, I1R1, सॉरी IR, ये सब क्लास 10th लेवल की चीज है, बट भाई मैं सब पढ़ा दे रहा हूं, ये एज्यूम करते हुए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, फिर आगे बड़े लेवल पे जाएंगे। IR2 डॉट डॉट Vn इक्वल टू IRn, इसको आप यहां पुट कर दीजिए तो I इधर आ जाएगा, R1 प्लस R2 डॉट डॉट Rn इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हो, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा R1 प्लस R2, कैपेसिटर से उल्टा मिल रहा है, देख रहे हैं आप, कैपेसिटर का जो है उल्टा था, याद है सभी बच्चों को। तो सीरीज में जो है एडिशन है, जबकि कैपेसिटर का क्या होता है आपका, कैपेसिटर का क्या होता है, 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये हुआ अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी तरीके से आप कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप बोलेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। तो जिन सारे कैपेसिटर में सेम होगा उसको हम पैरेलल में लेंगे, उसको हम किस में लेंगे, पैरेलल में। जैसे कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है, फिर आपने एक रेजिस्टेंस और लिया, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस और लिया,
और ये डॉटेड करके मान लीजिए आपने यहाँ पे एक RN रेजिस्टेंस लिया और इन सबको आपने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है V वोल्ट की, यहाँ पे करंट I जा रहा है और ये ब्रांचिंग है, इसमें गया I1, ये R1 है, इसमें गया I2, इसमें है R2, ये है अपना I3, ये है R3, इसी तरीके से ये है IN और ये है RN। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि सभी के क्रॉस का जो वायर है वो डायरेक्टली इस बैटरी से कनेक्टेड है ना, तो इन सभी के क्रॉस का ड्रॉप जो है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 डॉट डॉट IN, ऐसे लिख सकते हो, है ना, जंक्शन रूल लगाया है। और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका आप इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो, इसका इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो कि इन सबको हटाकर, सभी N रजिस्टर को हटाकर आप एक सिंगल रेजिस्टेंस ला रहे हो जिसका R इक्विवेलेंट है और वहां से टोटल करंट I है। तो यहां से I क्या लिखा जा सकता है, यहां से I लिखा जा सकता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। और I1 को क्या लिख सकते हो, I1 इज योर V अपॉन R1, सभी के क्रॉस का पोटेंशियल V ही होगा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, है ना, तभी आप इसे पैरेलल ट्रीट कर रहे हैं। तो I2 क्या होगा, V अपॉन R2, IN क्या होगा, V अपॉन RN। तो आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा V, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन RN। तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1। तो ये सब आपके पैरेलल में है, जो कैपेसिटर से ठीक उल्टा होता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने अभी आज निपटाई, ठीक है, इसी पे आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, खासकर जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ते रहिएगा भाई, जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब मैं कहीं से भी जब एडवांस लेवल पे आऊंगा तो कहीं का कहीं भी यूज करूंगा, गॉस लॉ भी यूज कर दूंगा मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं उसको जल्दी से वो जो है चीजों को जो है करें। हालांकि मान लीजिए वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उनका छूटेगा बस, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरा लेक्चर छोड़ दें, वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन होगा बड़े लेवल का जो आपका छूटेगा, जो बाद में आप कर सकते हैं जब आप कवर अप कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।